हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। दोस्तों, संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित पूरे 100 क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एसएससी के एग्ज़ाम, यूपीएससी के एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में जितने करंट अफेयर्स या जीएस पूछे जाते हैं उन सब के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शिकंजा कब कसा? ठीक है, तो दोस्तों 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के जो बक्सर के युद्ध हुए थे वो अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद सबसे पहले बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शिकंजा कसा। तो ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम क्या था? तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था वो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ये जो गवर्नर जनरल थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे सबसे पहले, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो मुंबई और मद्रास दोनों के साथ मिलकर काम करते थे। ठीक है, तो मेन हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के ही बनाए गए थे, जो कि पूरे भारत पे शासन करते थे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला एक्ट बना था उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल, और उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उन्हीं को वायसराय बनाया गया। तो अब जो है वो हमारे देश में अब गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वायसराय कहे जाने लगे। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वही वायसराय बनाए गए और वो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। ईस्ट इंडिया कंपनी, 6 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से कब भंग की गई? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? तो दोस्तों 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे? 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों की स्थापना, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे। और भी प्रावधान थे दोस्तों, बट ये उनमें से एक है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस संस्तुतियों के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, मतलब जो कैबिनेट मिशन के 3 अध्यक्ष बने थे उन्हीं के द्वारा ये भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन में जो अध्यक्ष बनाए गए थे उन्होंने ये रखा था कि जब तक आपकी संविधान सभा नहीं बन जाती तब तक कैबिनेट मिशन जो होते हैं उन्हीं के आधार पर कार्य होगा, और संविधान सभा का गठन के पश्चात जब तक आप संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक संविधान सभा द्वारा ही शासन प्रक्रिया और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे संविधान सभा की। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो ये थे, अस्थायी अध्यक्ष ये 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को आरंभ हुई थी। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों जो कि थंबनेल में हमारे क्वेश्चन था, तो दोस्तों इसमें बी एन राव जो थे वो हमारे प्रारूप समिति के जो संविधान का प्रारूप बना था उसको उन्होंने उसका निर्माण किया था। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित कर दिया गया? तो दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन होता है, संविधान पारित कब किया गया और लागू कब किया गया? तो दोस्तों पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन जो है पारित, मतलब संविधान सभा के लगभग 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, और जितने शेष मतलब सिर्फ 15, 395 अनुच्छेद में सिर्फ 15, ठीक है, और बाकी जितने अनुच्छेद थे उनको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना, ये भी क्वेश्चन थंबनेल में था, 63,96,729 रुपए व्यय हुए थे। ठीक है, संविधान जब पारित किया गया तब इसमें कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया। बल्कि इसके जो 15 अनुच्छेद थे वो 24 नवंबर मतलब 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिए गए थे। बाकी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें संविधान को पारित कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब और किसे चुना गया?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा ने कब तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया? 26 जनवरी 1950 से 1951-52 ईस्वी के आम चुनाव के बाद बनने वाली जब तक संसद का गठन नहीं हुआ तब तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया और कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव यही था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कब की गई? बनाया नहीं गया, घोषणा की गई 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका, तो ठीक है, प्रस्तावना और उद्देशिका डिफरेंट वर्ड नहीं है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, में किसके आदर्श संकल्प प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने जो संकल्प सार ग्रहण किया था, उद्देश्य संकल्प, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प को ही प्रस्तावना या उद्देशिका माना गया। ठीक है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। तो प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक है पर यह कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार बाद में, ठीक है, ये पहले की बात है, उसका भाग नहीं माना जाता, लेकिन बाद में संविधान का मूल ढांचा माना गया। ठीक है, ये आरंभिक अंक। तो दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन है? तो भारत के लोग ही इसका केंद्र बिंदु और स्रोत है। संविधान के किस भाग की अवहेलना करने पर आपको या कोई भी नागरिक या सरकार को अदालत की सहायता नहीं ले सकता हो? तो प्रस्तावना की अगर आप अवहेलना कर देते हैं तो आप कोर्ट की सहायता नहीं ले सकते अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, संविधान का मूल ढांचा किसे माना? तो प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। ये केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था। भारत की संसद संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं कर सकती? तो संविधान के मूल ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि उसकी मजबूतीकरण के लिए, प्रस्तावना के मजबूतीकरण के लिए उसमें जोड़ा जा सकता है, बट उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के कौन से न्याय की बात की गई? तो 3 प्रकार का न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। संविधान की प्रस्तावना में किन 5 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किन 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया? ठीक है, तो समानता का जो उल्लेख किया गया है इसमें है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। दोस्तों, लास्ट में हम प्रस्तावना एक बार आप लोगों को बता देंगे, आप लोग लिख सकते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, और तो भारत का ये जो है भारत का सबसे सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत के लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। दोस्तों, अब भारत का संविधान तैयार करने में किस संवैधानिक दस्तावेज का गहरा प्रभाव पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। संविधान में भारत को किस संघ के रूप में घोषित किया गया? राज्यों के संघ के रूप में घोषित किया गया। भारत के संविधान निर्माण में कितने देशों के संविधान से सहायता ली गई? तो दोस्तों 9 देशों के संविधान से सहायता ली गई। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे भी, तो आप लोग देखिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार तथा संविधान की सर्वोच्चता किस देश के संविधान की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान की देन है? ब्रिटेन की। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति पद या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। अब 53 पे आते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान की देन है? तो आयरलैंड की देन है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान की देन है? तो वो ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये जर्मनी की देन है। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? तो अगर संविधान में संशोधन होता है तो ये हमारे साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विश्व के किस संविधान की देन है? जापान। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, ये बहुत पहले से है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लिए जो एक और नागरिकता होती थी, लेकिन पहले होती थी, अब उसको खत्म करनी। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। 370 हटने के बाद वहाँ भी एकल नागरिकता हो गई। अब भारत के जम्मू कश्मीर में ये था कि जम्मू कश्मीर में आपको जम्मू कश्मीर का भी की नागरिकता होनी चाहिए और भारत की भी नागरिकता, तो वहाँ दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब नहीं है दोस्तों। 370 हटने के बाद, खत्म होने के बाद या फिर संशोधन के बाद उसमें अब वहाँ पे भी एकल नागरिकता, पूरे देश में ही एकल नागरिकता है। मौलिक अधिकारों में कितने प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया? 6 प्रकार के अधिकार हैं। मौलिक अधिकार में पूरे 6 प्रकार के हमारे अधिकार बताए गए हैं। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देश का संवैधानिक प्रधान हमारा राष्ट्रपति होता है।
भारत देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य 35 वर्ष आयु सीमा होती है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली तथा पद्धति के अंतर होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है भाई, यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं इसको। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से जितने क्वेश्चन है 100% बताते हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको फंस ही जाएंगे। कम से कम 10 अगर संविधान के क्वेश्चन आते हैं तो संविधान के क्वेश्चन से आपको 40% की उम्मीद है कि क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, भारत के ठीक है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और कब बने? तो वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। ये 25/7/2017 को बने थे। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का वेतन आयकर मुक्त होता है, इनमें इनको कोई आय नहीं भरना पड़ता। और बाद में इनको वार्षिक पेंशन जो मिलता है रिटायरमेंट के बाद 9 लाख रुपए सालाना मिलता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के वह कौन से राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। भारत के प्रधानमंत्री की, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष ही होती है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कि 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनका सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक का है। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए तो चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कब प्रधानमंत्री बने? तो ये 26/5/2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे। इस समय इनका दूसरा कार्यकाल 2019 से चल रहा है। ठीक है, 19 से इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे? तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे? तो दोस्तों, ये हमारे सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। ये मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री पद पर रही थी। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, ये जो भारत के कौन से प्रधानमंत्री मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री थे, दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये रहा है। यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होंगे अटल, तो ये इंदिरा गांधी की भारत के कौन से प्रधानमंत्री मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री? तो यहाँ पे होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये गलती से क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी आप लोग सही कर लीजिएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। किस युद्ध के जीते जाने पर अंग्रेजों ने भारत पर अपना शिकंजा कसा? तो 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर इनका पहले शासन हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में 14 सदस्य थे। अब भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख है। भारत की लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख है। भारत के महान्यायवादी का वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपये। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपये। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख, मतलब 2,50,000। तो दोस्तों, ये था हमारा सारा क्वेश्चन। अब जो थंबनेल के क्वेश्चन थे वो भी हम तुरंत करा देते हैं। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आ गया हो तो दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो हम करंट अफेयर्स की जल्द ही आपके सामने लेके उपस्थित होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थंबनेल के क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। तो थंबनेल के हमारे क्वेश्चन क्या थे कि संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया? तो दोस्तों, यहाँ पे होंगे D.N. राव। संविधान के प्रारूप को उन्होंने तैयार किया। ठीक है, और संविधान जो था सभा के अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, लेकिन संविधान के प्रारूप को तैयार D.N. राव। संविधान निर्माण में कितना बचा? 263,97,700 ये हमारा टोटल गया हुआ। ठीक है, हमारा वीडियो हमारा शौक होता है बहुत लंबा वीडियो होगा, तो लिंक जानकारी आपको काम से मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी